हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों ने मेंस का पेपर दिया होगा ना। पेपर बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही ईजी पेपर आया। हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं आपसे, एस्टिमेशन, आरसीसी और स्टील के बारे में, थोड़ा ईवीएस के बारे में भी बात कर लें, एनवायरनमेंट के बारे में भी। और मुझे जो देखने को मिला यार, एस्टिमेट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले ना। अच्छे बोले तो दैट मीन्स बहुत ईजी क्वेश्चन ना। तो जैसे अगर मेरे पास अगर जो क्वेश्चन की आप लोगों ने बताया है, जैसा आप लोगों से मेरी बात हुई है, सो आप लोगों ने बताया बेटा कि एक तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू कुछ पूछा हुआ था, ऐसा कुछ मतलब कि कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, अपने एस्टिमेशन की बात कर लेते हैं बेटा पहले। और आपको मैं जस्ट ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। बाकी आपको एग्जैक्टली पता होगा, पेपर दिया होगा आप लोगों ने कि आप एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में पूछा गया था वो आप सही करिएगा। बट हम लोग जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि जो कि आप लोगों ने बताया है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उनके बारे में बता रहे हैं ना। तो बेटा यहाँ पे शायद डेप्रिसिएटेड वैल्यू आपसे पूछा गया था और दे दिया है था डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर, शायद आफ्टर 30 ईयर्स पे पूछा था, ठीक है। और आपको दिया था जो बिल्डिंग की लाइफ है बेटा वो 80 ईयर्स है और उसकी जो इनिशियल कास्ट है ना, इनिशियल कास्ट दैट मीन्स सीआई जो है वो 3 लाख है। और उसके बाद बेटा जो स्क्रैप वैल्यू है 10% ऑफ सीआई है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बेटा डेप्रिसिएटेड वैल्यू आपसे पूछा तो पहले पर ईयर एनुअल डेप्रिसिएशन अगर अपन को निकालना होगा तो आप कैसे निकाल पाओगे। एनुअल डेप्रिसिएशन अगर अपन को निकालना है तो हम कहेंगे भाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आई माइनस सी ए डिवाइड बाई एन हो जाएगा, जो कि 3 लाख हो जाएगा बेटा, 3 लाख। और 10% निकालोगे सी आई का तो 30,000 रुपये आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, राइट। और डिवाइडेड बाई बेटा क्या कर देना है, 80 कर देना। तो ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू आपको 3375 शायद आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। ये डेप्रिसिएटेड नहीं, एनुअल डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू आपको बताना है आफ्टर 30 ईयर्स। तो बेटा डेप्रिसिएटेड वैल्यू बताने के लिए जो इनिशियल कास्ट है दैट मीन्स जो 3 लाख रुपीज है, 3 लाख से माइनस करना पड़ेगा बेटा 30 इंटू 3375। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाए आपका ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू बता देगा, ठीक है। ये इसको स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है कि भाई दूसरा क्वेश्चन एस्टिमेशन से जो देखने को मिला उसमें ये देखा कि वेट ऑफ स्टील पूछा हुआ था बेटा, स्टील का वेट पूछा हुआ था। डायमीटर आपको गिवन था 20 mm डायमीटर गिवन था और बेटा जो लेंथ दिया था उसका वो 8 मीटर गिवन था, शायद आप लोग को याद होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसमें वेट पूछा गया था बेटा, तो वेट बताना है, कैसे बताना है, अपन को एक शार्ट का फॉर्मूला पता है, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। और ये पर मीटर के लिए फॉर्मूला है बेटा, अगर इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल 8 मीटर के लिए आ जाएगा। तो वैल्यू क्या रख दिया होगा आपने, 20 का स्क्वायर एजीटी रखा होगा, 162 डिवाइडेड इंटू क्या हो जाएगा बेटा 8। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाए वो आपका क्या कहलाएगा, वेट ऑफ स्टील कहलाएगा, राइट। हाँ, एक तीसरा क्वेश्चन था बेटा जो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या दिया था भाई, उसमें दिया था आपको कि जो इनिशियल कास्ट है बेटा वो कितना है, 4 लाख है, दैट इज द इनिशियल कास्ट। और अगर मैं बात करूँ स्क्रैप वैल्यू की तो वो 10% है बेटा, किसका, सीआई का। अगर आप निकालोगे शायद 40,000 आ जाएगा इसका सीआई, ठीक है। और उसके बाद बेटा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 5% दिया है, बट क्वेश्चन में हमें ईयर नहीं मिल पाया ना कि लाइफ ऑफ बिल्डिंग क्या है, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, मतलब उसकी डिजाइन पीरियड कितना है। तो अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड के बारे में, इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड के बारे में, तो बेटा इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड अपना कैसे निकालते हो, आप बोलते हो यस इंटू आई की पावर, एस इंटू आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 कर देते हो। और यस क्या है बेटा, तो यस होता है सी आई माइनस सी एस होता है, सी आई माइनस सी एस भी आपको मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, अगर यन आपको नोन हो जाए तो आप इससे निकाल सकते हो। और मैं भी आपसे इंस्टॉलमेंट न पूछ के आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया हो कि चलिए बताइए यहाँ पे कि सिंकिंग फंड फैक्टर कितना होगा, तो सिंकिंग फंड फैक्टर के लिए पूछा होता तो बेटा आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 से, और इससे आप सिंकिंग फंड फैक्टर को निकाल सकते थे। सारी वैल्यू आपके पास है, बट यहाँ पे यन अननोन है। यन शायद आप लोग जो भी बताए, यन की वैल्यू 10 साल 20 साल 50 साल जो भी होगी उसको पुट करिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। फिर एक क्वेश्चन आया था बेटा, कुछ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में पूछा हुआ था। किसके बारे में पूछा हुआ था, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। और कुछ ऐसा फिगर दिया था
एक फिगर देके पूछा हुआ था, सपोज दैट ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपके पास बेटा एक बिल्डिंग है ऐसा कुछ, और ये बिल्डिंग की साइज गिवन है ना, क्या गिवन है, ये बोल रखा है कि 4 इंटू 6 मीटर है, और ये भी बेटा 6 इंटू 6 मीटर है, राइट, और ये वाल की थिकनेस बेटा दिया था 0.30 मीटर पे। तो एक काम करो, इसका टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकाल लो। कैसे निकाल पाओगे आप सेंटर लाइन लेंथ, तो देख लो यार सेंटर लाइन लेंथ कहाँ से आ जाएगा, ये सेंटर लाइन लेंथ आ जाएगा टोटल, ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ ये टोटल सेंटर लाइन लेंथ हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। 2 टी जंक्शन बन रहे हैं तो हाफ थिकनेस ऑफ वाल एक तरफ से रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, और कुछ इसका ये दिया था, फाउंडेशन में कंक्रीट पूछा हुआ था, और फाउंडेशन की कंक्रीट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो इसकी चौड़ाई है ये 1.10 मीटर है, और इसकी जो डेप्थ है वो 0.90 मीटर है, राइट, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो अब अगर अपन बात कर ले तो सर मेरे को चौड़ाई पता है और डेप्थ पता है, और ये कंक्रीट है, बॉटम वाला फाउंडेशन कंक्रीट है जिसके ऊपर फर्स्ट ऑफसेट, सेकंड ऑफसेट, थर्ड ऑफसेट आप बनाते हो। तो अब क्या कर पाएंगे इसमें, सर अगर मुझे टोटल सेंटर लाइन लेंथ मिल जाए तो इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे सेंटर लाइन लेंथ निकालोगे भाई, तो बताओ ये अंदर बेटा क्या है, ये अंदर 4 मीटर है, और ये भी 6 इंटू 6 का है ना, ऐसा कुछ, एक तो 4 इंटू 6 का, चलो ये 4 इंटू 6 हुआ है 6, ठीक है, बाकी ये 6 मान लो। तो बेटा यहाँ पे इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर ये चौड़ाई 4 मीटर है, आधी इधर जोड़ो 0.15 प्लस ये 0.30 प्लस ये 4 मीटर प्लस ये बेटा कितना 6 मीटर प्लस 0.15, इसको निकाल दो, ये सेंटर टू सेंटर लेंथ आ जाएगा। और इसको निकालना बेटा तो क्या कर पाओगे आप लोग, बोलोगे ये सर 6 मीटर है तो 6 प्लस 0.15 प्लस 0.15 आ जाएगा। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ अगर निकालना होगा, टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकालना होगा, तो आप बोल पाओगे सर ये कितना हो जाएगा यार, 4 6 4 10 और उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा 10.60 ना, 10.60 इंटू बेटा क्या हो जाएगा, 2 दीवारें हैं लंबी वाली, और छोटी वाली दीवारें जो हैं वो 6.30 वाली कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टी जंक्शन के लिए आधी दीवार की मोटाई को घटाना पड़ेगा, तो मैंने 0.15 कर दो, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाए, ये जो भी आंसर आ जाए, सपोज दैट एक्स वैल्यू जो आ गई, इस एक्स वैल्यू को आप यहाँ पे विथ और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी आ जाएगी। तो क्वांटिटी कैसे निकालोगे भाई, क्वांटिटी अगर आपको निकालना है बेटा तो बोलोगे सर टोटल लेंथ जिसको हमने एक्स मान लिया है इंटू 1.10 मीटर इंटू 0.90 मीटर, डायरेक्टली आपको क्या दे देगा, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क दे देगा ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट था, कुछ भी बहुत कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट वॉल्यूम आपको डिटरमाइन करना था। और कुछ यूनिट से क्वेश्चन बने हुए थे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 3 ये हो चुका है, चौथे नंबर पे ये है बेटा अपने पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो बना हुआ था यहाँ से, वो एक्सपेंशन ज्वाइंट के यूनिट के बारे में बना हुआ था। एक्सपेंशन ज्वाइंट का यूनिट क्या होगा, तो आप सभी को पता है एक्सपेंशन ज्वाइंट को हम लोग किस में मानते हैं, रनिंग मीटर में मानते हैं। और एक क्वेश्चन बेटा और बना था यहाँ से, एक क्वेश्चन और बना था जिसमें हम लाइम कंक्रीट को, फाउंडेशन में जो लाइम कंक्रीट डालते हैं उसको किस में मेजर करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन को, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन की अगर बात करें बेटा, तो लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन को मेजर करते हैं हम लोग क्यूबिक मीटर में। एक शायद ऐसा भी क्वेश्चन था जैसे बच्चे बता रहे थे कि स्टोन स्लैब को कैसे मेजर किया जाता है, तो बेटा स्टोन स्लैब को हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट अपन बात यहाँ पे करना है, अभी यहाँ से एक ईयर परचेज का भी क्वेश्चन बना हुआ था। तो ईयर परचेज का क्वेश्चन क्या होता है बेटा, ईयर परचेज क्या होता है, y डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई आर, या 100 बाई आर कर दो, आर को परसेंटेज में पुट कर दो, और आर की वैल्यू शायद बेटा यहाँ पे 5 दिया हुआ था 5%, और इसको सॉल्व कर लो तो 16.66% ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा ईयर परचेज का, राइट। आप समझ पा रहे होंगे कि एकदम बेसिक क्वेश्चन बने हुए थे। और एक क्वेश्चन शायद
सीमेंट बैग का वॉल्यूम के बारे में आया था बेटा, सीमेंट बैग वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन एक आया था, जिसकी वैल्यू थी बेटा क्या, सीमेंट बैग का वॉल्यूम की क्या होता है भाई, 0.034 होता है मीटर क्यूब में, या बेटा अप्रॉक्स बोल दो 35 लीटर्स हो जाता है, राइट। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बेसिक एकदम क्वेश्चन बने हुए थे, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेंस का पेपर अपन देने जा रहे हैं और इतना इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा क्या सच में ऐसे क्वेश्चन बने थे, जैसा आप ही लोगों ने बताया और उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एक शायद ग्रेड आपको दे दिया था, ऐसा कुछ बोला था। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं भाई यहाँ से, 9 हो चुके हैं बेटा। 10 नंबर पे क्वेश्चन ऐसा आया था कि 1:2:4 का कोई कंक्रीट है और अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.4 ले लो तो बताओ 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी क्वांटिटी लगेगी। तो आपको पता है बेटा 1 क्यूबिक मीटर के लिए फैक्टर क्या दे दिया, 1.54। इसका मतलब ये वेट कंक्रीट है, ये वेट कंक्रीट है, और इस वेट कंक्रीट के लिए इतना ड्राई कंक्रीट आपको बनाना पड़ेगा। तो आप सभी को पता है अगर अपन को सीमेंट बताना हो तो कैसे बता पाएंगे। तो सीमेंट बताना हो तो 1/7 इंटू 1.54 कर दो, जो भी क्वांटिटी आ जाए। अगर बेटा आपको सैंड बताना है तो क्या करना पड़ेगा, 2/7 कर दो और 1.54 कर दो, आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। बाकी बैलास्ट की अगर बात करूँ, स्टोन बैलास्ट के बारे में, तो स्टोन बैलास्ट भी आप बता सकते हो कि 4/7 हो जाएगा और ये बेटा 1.54 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, अगर सीमेंट को, जैसे ये सीमेंट जो बेटा आएगा ये क्यूबिक मीटर में आएगा, सपोज दैट x क्यूबिक मीटर आ गया, तो इसको हम बैग में कन्वर्ट करना चाहे तो x इंटू 28.8 बैग बोल सकते हो, तो ये बैग में आ जाएगा। और शायद कुछ बच्चों ने बताया कि इसकी डेंसिटी गिवन थी शायद 1500 kg पर मीटर क्यूब, और सीमेंट को kg में पूछा हुआ था, kg पर मीटर क्यूब में। अरे भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं क्यूबिक मीटर में निकाल रहा हूँ सीमेंट को तो x क्यूबिक मीटर आया, तो आप ऐसा बोलो ना यार कि अगर 1 क्यूबिक मीटर में कितना kg सीमेंट आ रहा है, 1500 kg आ रहा है ना, तो x क्यूबिक मीटर में कितना आ जाएगा, x इंटू 1500, इतना kg आ जाएगा। तो चाहे जैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन को बनाया हो, आप इजी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो ना। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आए थे, बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन आए थे, पेपर देख के एकदम से मन खुश हो गया होगा आप लोगों का। चलिए भाई अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा कि आरसीसी से क्या क्वेश्चन बने हुए थे ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आरसीसी से कैसा क्वेश्चन बना हुआ था, राइट। तो जब आरसीसी पे आते हैं तो देखिएगा आरसीसी के बारे में। तो आरसीसी में सबसे पहली बात क्या पूछा हुआ था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट के लिए वैल्यू पूछा हुआ था कि कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, बेटा 1.50 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको जो यहाँ देखने को मिला, जो यहाँ से आरसीसी के मिला, जो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गिवन था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गिवन था। ये एफसीके की वैल्यू दिया था बेटा कितना, 20 मेगापास्कल, ठीक है। और साथ ही साथ आपको विड्थ ऑफ बीम दिया हुआ था, बीम की चौड़ाई दिया हुआ था, कितना दिया था भाई, 200 दिया था। और बेटा क्या डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम जो दिया था वो 400 mm दिया था, ऐसा कुछ। और आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा था, बट कंडीशन बोला था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो बताओ। और ग्रेड ऑफ स्टील क्या बेटा 415 है। तो आपको पता है ना एमआर निकालने का फॉर्मूला 0.138 इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर। भाई 0.138 FCK की वैल्यू बेटा 20 पुट कर दो, B की वैल्यू 200 पुट कर दो, D की वैल्यू 400 पुट कर दो, और ये आपको न्यूटन पर एमएम में न्यूटन एमएम में आपको दे देगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब न्यूटन एमएम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा था, या न्यूटन मीटर में पूछ रहा था, या किलो न्यूटन मीटर में पूछ रहा था, अब उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्जन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आरसीसी से क्या मिला था हमको, आरसीसी से जो आप लोगों ने बताया, 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा था भाई कि किसी कॉलम के लिए L/B का रेशियो पूछा, L/D का रेशियो पूछा था, शायद L/B का, शायद कॉलम के लिए ना, एक कॉलम के लिए शायद ऐसा कुछ था। और इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप देख लेना एक बार। 4th नंबर की अपन बात कर ले तो शायद इफेक्टिव लेंथ के बारे में कुछ बात किया गया था क्या, ऐसा कुछ जो कोडल रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव लेंथ डिटरमाइन किया जाता है। और इफेक्टिव लेंथ डिटरमाइन करने के कुछ कंडीशंस होते हैं ना, जब बोथ एंड फिक्स हो, जब बोथ एंड हिंज हो, ऐसा करके कंडीशंस हैं, या वन एंड फिक्स अदर इज हिंज हो, ऐसा करके ना। तो शायद ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ था कि इफेक्टिव लेंथ के बारे में ना, इफेक्टिव लेंथ के बारे में कुछ वैसी बात किया गया था। क्या बात थी मैं आपको याद दिलाता हूँ।
तो इफेक्टिव लेंथ में शायद पूछा गया था कि एक एंड फिक्स है, अदर वाली बेटा क्या है, अदर वाली शायद हिंज थी और डिस्प्लेस भी हो रही थी, ऐसा कुछ था। और उसमें क्या करना है आपको, शायद बेटा लेंथ दिया हुआ था, लेंथ 3 मीटर दिया हुआ था शायद। तो आपको क्या करना है भाई, आपको सारी कंडीशन पता है कि बोथ एंड फिक्स होगा तो क्या होगा ना, और उसके बाद दोनों हिंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसका जो भी आंसर होगा आप कर लेना अकॉर्डिंग टू कोडल रिकमेंडेशन, जो कि आपको यहाँ बताया गया इफेक्टिव लेंथ के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट इफेक्टिव लेंथ आप सभी को याद होगा, ठीक है। और एक साथ यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि जो कंक्रीट बनाने के लिए जो पीएच होता है बेटा, पीएच ऑफ, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हो, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये कितना होना चाहिए, तो बेटा शुड नॉट बी लेस देन 6 ppm होना चाहिए, मतलब 6 से कम नहीं होना चाहिए, ppm नहीं सॉरी, इसकी यूनिट लेस पैरामीटर है। तो पीएच वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 6 होना चाहिए, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो आई होप ये आपके आरसीसी के कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन थे, और डेफिनेटली आप लोग जैसा मेरे को रिप्लाई करोगे, जैसे जैसे बताओगे आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को, वैसे हम लेके आएंगे और उनका सॉल्यूशन डेफिनेटली हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में भाई, स्टील के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि स्टील में क्या आया था। तो बेटा स्टील में स्लेंडरनेस रेशियो पूछा हुआ था ना, शायद एक ही क्वेश्चन अपन को मिल पाया। स्टील में जो पूछा था बेटा स्लेंडरनेस रेशियो पूछा हुआ था ना, स्टील में स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में पूछा हुआ था, स्लेंडरनेस रेशियो। और तीनों कंडीशन आपको पता है ना, वो कंडीशन 800-2007 वाला रिकमेंडेशन ना, IS 800-2007 वाला रिकमेंडेशन पता है ना। जब टेंशन मेंबर पर जनरेट होने वाला लोड हो वो विदाउट किसकी वजह से हो बेटा, विदाउट कह सकते हो आप, विदाउट विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड हो, तो उसको हम क्या लेके चलते हैं बेटा, 180 ले चलते हैं। और जब बेटा वही इफेक्ट, वही लोड जनरेट हो ड्यू टू विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, तो वो वैल्यू बेटा हम सब 350 लेते हैं। और प्योर टेंशन मेंबर के लिए ना, प्योर टेंशन मेंबर के लिए अगर बात करें तो प्योर टेंशन मेंबर के लिए वैल्यू क्या ले लेते हैं, 400। अब जो भी आपसे पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर बता देना कि जो लोड एक्ट हो रहा है मेंबर के ऊपर, यदि वो ड्यू टू विंड लोड, सॉरी ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड हो रहा है, मतलब विदाउट विंड लोड अर्थक्वेक लोड हो रहा है, तो उसके लिए 180 हो जाता है। और विद विंड लोड अर्थक्वेक लोड हो रहा है 350 हो जाएगा। और प्योर टेंशन मेंबर के लिए बेटा क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, राइट। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आरसीसी स्टील से मुझे बस एक क्वेश्चन मिल पाया है, और हाँ मुझे अभी ईवीएस के क्वेश्चन कुछ मिले, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन मिले हुए। तो देखते हैं इन्वायरमेंट में क्या पूछा हुआ था भाई। इन्वायरमेंट की अगर बात करें बेटा, इन्वायरमेंट की अपन बात करें, इन्वायरमेंट में क्या पूछा होता देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली बात इन्वायरमेंट में पूछा हुआ था कि कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट दी गई थी। क्या दी गई थी बेटा, कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट दी गई थी, और उसके रिगार्डिंग ये पूछा गया था कि इसमें सही आंसर को मैच कराओ। शायद क्लोराइड दिया गया था या कैल्शियम दिया गया था, कैल्शियम दिया गया था, ठीक है, और क्लोराइड भी दिया था, क्लोराइड भी दिया था, रेजिडुअल क्लोरीन भी दिया हुआ था, ऐसा कुछ। और साथ ही साथ बेटा क्या, फ्लोराइड कंटेंट को भी दिया था, ऐसा कुछ। और सभी को पता है एक्सेप्टेबल लिमिट इसकी अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, इसको 75, क्लोराइड को 250 इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है, कॉज फॉर रिजेक्शन 1000 हो जाएगा बेटा। और रेजिडुअल क्लोरीन जनरली हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में 0.2 मिलीग्राम पर लीटर तक मेंटेन कर सकते हैं। फ्लोराइड कंटेंट नॉर्मली हम 1 मिलीग्राम पर लीटर तक मेंटेन करते हैं, और कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट इसकी 1.5 हो जाती है। तो कुछ ऐसा कुछ मैच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ था आपको स्टेटमेंट टाइप में, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखा था बेटा यहाँ से, जैसे गैसेस और उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में ना, कि कौन सी गैस और कौन सी, अगर एक तरफ ऐसा गैस कुछ लिखा हुआ था, दूसरी तरफ डिजीज का नाम लिखा हुआ था, ऐसा कुछ था गैस और डिजीज से रिलेटेड। और यहाँ CO दिया था, SO2 दिया हुआ था, NO ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनको बोलते हो। तो आपको पता है ना CO क्या बनाता है, कार्बो ऑक्सी कंपाउंड बनाता है, कार्बो ऑक्सी कंपाउंड बनाता है, जो कि ऑक्सीजन में डिप्लीशन कर देता है, ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है भाई, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, और आप कह सकते हो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यनो के बारे में क्या जानकारी दी गई थी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना।
तो ये कुछ रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बने थे, गैस और उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में क्वेश्चन बने थे, राइट। और हाँ, एक क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से मुझे मिला है जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में पूछा गया था। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे पैन के बारे में पूछा हुआ था ना, ये पैन के बारे में कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपन को मिले हैं और आई होप अगर आप लोगों ने डेफिनेटली अगर प्री निकाल के गए हो बेटा, CBT 1 क्लियर करके गए हो, तो आप लोगों ने तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी बनाई रखी होगी। आप लोगों ने ESE और गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो सिंपली आप इन टॉपिक के अराउंड तो जरूर गए होंगे और आप अच्छे क्वेश्चन कर पाए होंगे ना। हाँ, जैसा तक बच्चों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि सर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अच्छे थे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन खूब आए थे, तो बेटा स्टेटमेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे जाएंगे ना, और आप लोग कंसेप्ट क्लियर है तभी तो आप लोग जो है प्री निकाल पाए और मेंस की तरफ डाइवर्ट हुए। लेकिन जिस तरह से एक पहली बार का अनुभव था आप लोगों का, फर्स्ट टाइम आप लोग जो है CBT 2 देने गए और इस तरीके के मॉड्यूल पर देने गए, तो बहुत ही इफेक्टिव पेपर था और पेपर बहुत ही मज़ेदार था, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी ना। सो यही सब बातें थी बेटा, यही करने आया था आपसे। और मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू मिली थी, मैं तीनों सब्जेक्ट की रिगार्डिंग सारी बातें आपसे कर लिया। तीनों क्या, मैंने तो चारों सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर लिया ना, एस्टिमेशन भी बात कर लिया, स्टील भी बात कर लिया, RCC भी बात कर लिया और EVS के बारे में भी हमने थोड़ी बात कर ली। बाकी जैसे ही आप लोगों के थ्रू हमारे पास क्वेश्चन पहुंचेगा, हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी के साथ। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.